नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। तनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है। ये अलग अलग कंपनीज को, टेलीफोन ऑपरेटर्स को, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मैसेजिंग की और उससे जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ रुपए के आसपास है और इसका करंट प्राइस 523 रुपीज़ है। इसका 52 वीक हाई 1638 रुपीज़ है और लो 493 रुपीज़ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके हाई और लो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी इसका जो करंट प्राइस है और जो इसका हाई प्राइस है, इसका करंट प्राइस अपने हाई से तकरीबन 1/3 है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं तो पिछले साल जनवरी में इस स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई तकरीबन 2100 रुपये यानी 2096 रुपये हिट किया था और वहाँ से इस स्टॉक में कॉन्टीन्यूसली गिरावट है। इसने कई बार, ये मंथली चार्ट है, इसने कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश की अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के लेवल पर। जैसे यहाँ पर 1300 के लेवल पर इसमें सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर गया, लेकिन अगली रेजिस्टेंस से वापस नीचे गिर गया और कॉन्टीन्यूसली इसमें गिरावट का दौर पिछले 1 डेढ़ साल से जारी है। तो एक बार हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं कि ऐसा क्या है कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस कॉन्टीन्यूसली गिरता जा रहा है। तो कंपनी का जो आरओई है वो 48% है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और कंपनी का जो आरओसी है वो भी 58% है। कंपनी के ऊपर जो डेट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0.03। डेट टू इक्विटी का जो रेशो है वो 0.03 है। सिर्फ 51 करोड़ का डेट है और कंपनी वैसे कैश रिच भी है। और अगर हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो करंट रेवेन्यू है सेल्स का वो लाइफ टाइम हाई पर है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो कहीं ना कहीं शायद इसकी प्राइस की गिरावट का कारण ये भी है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 702 करोड़ के एनुअल प्रॉफिट के कंपैरिजन में 606 करोड़ का प्रॉफिट इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है कि स्टॉक का प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई से तकरीबन 75% के अराउंड गिर जाए। हम एक बार एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इसका लाइफ टाइम हाई जनवरी 2022 में 2096 रुपये था, वहाँ से इसने रिसेंटली, अभी पिछले ही कुछ दिन पहले रिसेंटली अपना एक लो हिट किया है जो है 493 रुपये। तो ये तकरीबन 76% अपने लाइफ टाइम हाई से गिर चुका है। तो एक बार हम इसकी रेवेन्यू ग्रोथ के बाद एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो करंटली प्रोमोटर्स के पास 43% होल्डिंग है, जो कि आज से 1.5-2 साल पहले कम थी। प्रमोटर्स ने इसमें बायबैक के थ्रू अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। अभी रिसेंटली पिछले साल भी इनका एक बायबैक आया था। और इसमें एफआईआई की होल्डिंग 14% है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन इसमें एक हैरानी की बात यह है कि इसमें डीआईआई की होल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 0.07% है, जबकि पब्लिक के पास 42% होल्डिंग है। और अगर हम इसको इसके पेयर्स के साथ, यानी इसी सेक्टर की या स्मॉल मीडियम आईटी कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी कि इस कंपनी का जो एनुअल सेल है वो 3,300 करोड़ है, जो कि टाटा एलेक्सी की एनुअल सेल से भी ज़्यादा है या उसके बराबर है आप कह सकते हैं। उसके बावजूद ये कंपनी सिर्फ 15 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही है, जबकि टाटा एलेक्सी करंटली जो 52 के प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही है उसका कुछ महीने पहले तक प्राइस टू अर्निंग 100 के आसपास था। और इसका जो प्राइस अभी 5,900 के पास है वो 10,000 से ऊपर चला गया था, या शायद 11,000 तक भी चला गया था। जी, 10,760 उसका लाइफ टाइम हाई था। और उस वक्त टाटा एलेक्सी का जो शेयर है तकरीबन 110 के प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा था, जबकि जो तनला प्लेटफॉर्म का शेयर है, अच्छा आरओई आरओसीई होने के बावजूद, अच्छी प्रमोटर होल्डिंग होने के बावजूद, अच्छी रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ होने के बावजूद कॉन्टिन्यूसली गिरता हुआ 15 के प्राइस टू अर्निंग पर आ चुका है। अब इसके अंदर क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कि इस कंपनी के अंदर कोई इंटरनल
न्यूज़ हो, कुछ इंटरनल इशू हो जो कि रिटेल इन्वेस्टर को या एंड पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर हम इस कंपनी के चार्ट को, इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को बहुत ध्यान से एनालाइज करते हैं तो हमें कुछ बहुत हैरानी वाली और कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ नज़र आती है। जैसे इस कंपनी का जो स्टॉक है वो साल 2007 में लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग तकरीबन 150 से लेकर 200 रुपए के अराउंड हुई थी और उसके बाद इसने उस समय 2008 की जनवरी में हाई हिट किया था 425 रुपए। लेकिन जैसा कि 2008 के समय स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था तो ये 425 रुपए का स्टॉक गिरते हुए 95% गिरावट के साथ गिरा था और सिर्फ 21 रुपए का रह गया था। जनवरी 2008 से मार्च 2009 यानी एक साल के अंदर इस स्टॉक में इतनी गिरावट हुई थी। तकरीबन 95% उस समय ये स्टॉक गिर गया था। तो यानी कि इस स्टॉक में बड़ी गिरावट इस स्टॉक का एक तरह से नेचर है। उसके बाद अगर हम इस स्टॉक के प्राइस को आगे जाकर देखते हैं धीरे धीरे तो उसके बाद इस स्टॉक के प्राइस ने दोबारा एक बार थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर के लेवल पर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया और उसके बाद ये प्राइस गिरता हुआ अगस्त 2013 में 2 रुपए 40 पैसे पर आ गया था। जी हाँ, 2 रुपए 40 पैसे। और उसके बाद ये स्टॉक के प्राइस में थोड़ी थोड़ी रिकवरी हुई और ये स्टॉक का प्राइस 66 रुपीस तक चला गया जनवरी 2017 में। उसके बाद काफ़ी समय एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद कोविड के समय यानी कि जब कोविड का लॉकडाउन नहीं लगा था उस समय इस स्टॉक ने एक हाई हिट किया था जो कि तकरीबन 89 रुपीस का था। ये था फरवरी 2020 में। उसके बाद कोविड का लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद इस स्टॉक का प्राइस 36 रुपीस या 37 रुपीस तक आ गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे कोविड के लॉकडाउन के कारण बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे बिजनेसेस ने डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन को अडेप्ट करना शुरू किया। यानी कि कंपनीज को डिजिटल तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी और वहाँ पे इस कंपनी के हाथ लगा जैकपॉट, जिसके कारण इस स्टॉक का प्राइस जो कि काफ़ी सालों से, यानी अगर हम देखें तो 2009 से लेकर 2020 तक 11 साल से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसमें सडनली आती है तेजी। और तेजी भी कैसी आती है कि ये स्टॉक का प्राइस जो कि मार्च 2020 में 37 रुपए पे था वो अक्टूबर 2020 आते आते 300 रुपए के प्राइस तक चला गया, 300 रुपए तक। और उसके बाद तेजी रुकती नहीं है, प्राइस और इंक्रीज होकर सिर्फ दिसंबर 2020 आते आते 900 रुपए के आसपास चला गया और उसके बाद 900 के पास, 700 के पास कुछ समय कंसोलिडेट करने के बाद इस स्टॉक के प्राइस ने फिर एक उड़ान भरी और इस स्टॉक का प्राइस जनवरी 2022 आते आते, यानी कि अगर हम कहें तो तकरीबन 2 साल में, जो कि ये 37 रुपए के लो पर था मार्च 2020 में, वो 2100 रुपए तक चला गया। यानी कि तकरीबन तकरीबन 80 गुना रुपया लोगों का हो गया। अब जब किसी स्टॉक का प्राइस इस तरह से भागता है तो जो इन्वेस्टर होता है, जो कि इन्वेस्ट करना मिस कर गया हो इस स्टॉक में, या फिर जिसने मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे स्टॉक के प्राइस में तेजी देखकर इन्वेस्ट किया हो, किसी ने 300 पे इन्वेस्ट किया और उसने 350 या 400 पे आकर प्रॉफिट बुक कर लिया, वो जब देखता है कि स्टॉक का प्राइस तो कभी रुका ही नहीं और ऊपर जाता गया, तो उसमें एक रिग्रेट आ जाता है और वो वेट करता है कि जैसे स्टॉक का प्राइस थोड़ा गिरेगा तो मैं उसमें बाइंग करूंगा। जैसे यहाँ पर स्टॉक में पहली बार मौका मिला था जब स्टॉक का प्राइस 900 से गिरकर 570 के पास आया था। तब जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया होगा, जब वो दोबारा 900 के पास आया होगा, यहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी हफ्तों तक, फरवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक इसी प्राइस रेंज के बीच में कंसोलिडेट किया। यानी कि सपोर्ट के लेवल पर बाइंग हुई और रेजिस्टेंस के लेवल पर सेलिंग हुई। काफ़ी समय तक यही चलता रहा और उसके बाद इस स्टॉक ने फिर से एक बार ब्रेकआउट दिया और अपने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। और अगर अभी हम देखें तो ये स्टॉक करंटली जो अपना लाइफ टाइम हाई है उससे, यानी कि जो जनवरी 2022 का इसका हाई है, उससे गिरता हुआ 2100 के लेवल के हाई से रिसेंटली मार्च के महीने में 493 का इसने लो हिट किया था। यहाँ पे इसने 493 रुपए के आसपास लो हिट किया है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी 76% के आसपास अपने हाई से गिर चुका है। तो अभी स्टॉक में करना क्या चाहिए? देखिए, फंडामेंटली कंपनी में एज सच कोई गड़बड़ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन कहते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस होता है वो उसके फंडामेंटल्स का
और उसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ का रिफ्लेक्शन होता है। तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या जो इनसाइडर होते हैं, कंपनी के इनसाइडर्स रहते हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, उन्हें कुछ ऐसी जानकारी होती है जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को नहीं मिल पाती। तो कंपनी के अंदर हो सकता है कि कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो या कंपनी के आने वाले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे ना रहने वाले हों, जिस कारण से कि स्टॉक का प्राइस 2100 रुपए से गिरकर 493 रुपए पर आ चुका है लो। तो यानी कि तकरीबन 75% के अराउंड गिर चुका है। और इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद जिस किसी रिटेल इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को 2100 के लेवल पर हाई देखकर नीचे कहीं बाय ऑन डिप किया हो 1400 पर या 1200 पर या 1000 पर, और उसने सोचा हो कि अब तो उसका पैसा यहाँ से बहुत अच्छा बनेगा, सभी इन्वेस्टर जिन्होंने कि बाय ऑन डिप किया है वो फिलहाल लॉस में है। तो इस कंपनी में करना क्या चाहिए? देखिए, फंडामेंटली तो कंपनी अच्छी है, इसके प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है और कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, कंपनी का आरओसी आरओई भी अच्छा है, बिजनेस भी फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन शायद कंपनी के अंदर कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम है जिसके कारण इस स्टॉक का प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई से 76% गिर चुका है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए भी बहुत ज़्यादा है। जनरली एक स्मॉल कैप कंपनी जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उसमें गिरावट आने पर 50 या 60% की फॉल को बहुत ज़्यादा गिरावट माना जाता है। ये उससे भी ज़्यादा गिर चुका है। और अभी भी इसमें अगर आप देखें, जितनी बार भी इसमें गिरावट हुई है, गिरावट के बाद स्टॉक के प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है, तो ऊपर जाने में फेल हुआ है। इसे हम लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से हाई को मार्क करें, तो जब प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ तक ऊपर गया, अपनी प्रीवियस हाई तक नहीं जा पाया, उसके बाद नीचे गिरा तो एक नया लो बना दिया और फिर अपनी प्रीवियस हाई तक नहीं जा पाया। उसके बाद फिर नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश की, फिर ऊपर आने में फेल हुआ। उसके बाद फिर नीचे गया और फिर ऊपर आया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, लेकिन प्रीवियस हाइज को कभी भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये स्टॉक जो है, इसका टेक्निकल जो पैटर्न है वो बहुत ही वीक है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में यहाँ से और गिरावट हो, और अगर इस कंपनी के जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आते हैं, तो हो सकता है कि ये कंपनी का प्राइस जो कि इतने ज़्यादा डिस्काउंट पर है, इतनी कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, ये यहाँ से चढ़ने लगे, यहाँ से बढ़ने लगे। लेकिन इस स्टॉक में फिलहाल इन्वेस्ट करना टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से, टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से रिस्की हो सकता है। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि अगर आप कहीं ऊपर के लेवल पर इस स्टॉक में लेकर फंसे हुए हैं, तो देखिए, जो इसका रीसेंट सपोर्ट का लेवल था, जो कि इसने जुलाई 2022 में एक लो हिट किया था, वो था 584 रुपए का। और उसके बाद कंपनी में बायबैक की न्यूज़ आने पर यह तकरीबन 900 रुपए तक गया भी था, लेकिन उस प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया और कॉन्टिन्यूसली स्टॉक का प्राइस गिरता गिरता जो इसका ये सपोर्ट का लेवल था तकरीबन 584 रुपए का, उसको भी ब्रेक करके वहां से भी 100 रुपए नीचे जा चुका है। तो फिलहाल इस स्टॉक में बाइंग तो मतलब रिस्की हो सकती है। आपको, अगर आपका रिस्क एपेटाइट इतना है, तो ही आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। और अगर हम देखें तो इसके बाद यहाँ से आगे इसका जो सपोर्ट का लेवल है, वो नज़दीक में कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसके बाद अगर इसका सपोर्ट बनेगा तो वो तकरीबन 300 से लेके 310 रुपए या फिर 363 रुपए, 346 रुपए से 363 रुपए के बीच में बनेगा। तो अगर आप कॉन्ट्रा बेट लेना चाहते हैं, यानी कि टेक्निकल्स के हिसाब से तो इस स्टॉक में कॉन्टिन्यूस फॉल है और फिर भी आप इसमें खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने रिस्क पर खरीद सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस स्टॉक का जो नेचर है, यानी अगर इस स्टॉक की हिस्ट्री में हम देखें, तो ये स्टॉक में 95% तक की गिरावट हुई हुई है पहले। और अगर हम वहाँ पे कैलकुलेट करें 425 के हाई से 2 रुपए का लो, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे तो स्टॉक तकरीबन 100% पूरा ही ख़त्म हो गया था। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और उस स्टॉक के चलने के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिस्क पर कीजिए। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को जानते हैं तो उसकी सलाह ज़रूर लीजिए। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप कहीं ऊपर के लेवल पर इस पर इन्वेस्टेड हैं, तो इसमें एवरेज करनी है या फिर इसको लॉस में बेचना है, ये डिसीज़न आपका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अगर आपका इस स्टॉक के बारे में या किसी भी और स्टॉक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं आपके कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।